हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर स्टडी अड्डा में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अब बोर्ड का एग्जाम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है। तो हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, सिंपल। तो वो कहाँ होनी चाहिए रिएक्शन? क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसका आंसर होगा? सोचिए क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता है ना। बर्निंग ऑफ मीथेन नहीं। क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस में? H2O का ब्रेकडाउन होता है ना, H2+O2 बनता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। मीथेन को बर्न करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। क्या ये रिएक्शन भी नहीं है? फिर क्या है? द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। हाँ, ये रिएक्शन है। देखिए, एसिड अगर हम लेते हैं किसी मेटल के साथ तो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, MgCl2 बनाएगा और गैस बनेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? टू सॉल्ट सॉल्यूशन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं है, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं? खुद से सोचिए, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें सेम स्टेट, हमने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी देखी हैं जिसमें रिएक्टेंट की जो स्टेट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई लिक्विड होता है तो कोई सॉलिड होता है। जरूरी तो नहीं सॉलिड सॉलिड से रिएक्ट करेगा, ये सॉलिड लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। तो इसका ये ऑप्शन नहीं है। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, नहीं, ये भी रिएक्शन ऑप्शन नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही रिएक्शन होती हों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर हम एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं तब भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्टेंट होते हैं उनका फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तब तक रिएक्शन नहीं होती है जब तक वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते। अगर मैं एक को यहाँ पर रख दूँ, एक रिएक्टेंट को इतनी दूर रख दूँ, दूसरे को इतनी दूर रख दूँ, ये रिएक्शन कैसे करेंगे आपस में, है ना। मानिए आपको कोई रिएक्शन करानी है, जैसे हमने कोई रिएक्शन ली, किस चीज़ की रिएक्शन लेते हैं कोई भी, जैसे मुझे वाटर बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नीड है। मुझे क्या बनाना है? वाटर बनाना है। हाइड्रोजन तो मैंने रख दिया है कहाँ? उससे बहुत दूर, और ऑक्सीजन रख दिया है यहाँ पर, इतनी दूर दूर दोनों चीज़ों को रख दिया। ये दोनों आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका फिजिकल कांटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिजिकल कांटेक्ट ना कराऊं तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसलिए रिएक्शन कराने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। गिवन बिलो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट ऑफ PbO and NO2 in the equation tell us? The ratio of number of moles produced of the two substances. Which of the following information is the coefficient of PbO and NO2 in the equation? Oh, PbO और NO2 के जो ये नंबर्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? हमें ये बताना है, ठीक है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये नंबर ऑफ मोल्स हैं? बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स ही है। ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। एटम्स नहीं है ये। एटम्स कितने हैं इसमें? Pb का एक एटम, एक ऑक्सीजन का दो एटम है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन का दो, तो यहाँ तीन एटम्स हैं, ठीक है। मास भी नहीं है ये, मास इनका अलग से निकलेगा। नाइट्रोजन NO2 का मास क्या होगा? NO2 का मास हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का मास रखेंगे, ऑक्सीजन का मास रखेंगे और उसको निकालेंगे, तो ये मास भी नहीं है। द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ, नहीं, डेंसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है? मोल्स हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखे जाते हैं ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डायग्राम बिलो शो द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की डायग्राम गिवन है हमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको पता है ये कैसी रिएक्शन होगी, सबको पता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन क्या होती है? H2O का ब्रेक डाउन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। चलिए, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus।
A light matchstick is brought near the mouth of this test tube. The gas burns with an explosive pop sound. है ना, पॉप टेस्ट होता है हाइड्रोजन के लिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये केमिकल इक्वेशन है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पॉप टेस्ट होता है किस चीज़ के लिए, हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंडिकेट वेदर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। क्या होगा यहाँ पर, ये तो हमें पता ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑफ कोर्स, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो रिएक्शन क्या होगी, H2O को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमें एनर्जी देनी है, H2 प्लस O2। क्या बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस लिखनी है, तो बैलेंस करिए इसको, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए इसको बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन इधर, ये हम रिएक्शन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 5। 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स, यहाँ पर आयरन ब्लॉक्स रखे हैं, आर प्लेस्ड ऑन ग्राउंड in 2 arrangements X and Y as shown below. The block arrangements are kept moist by sprinkling water every few hours. Which of the arrangement is likely to gather more rust after 10 days? Justify your answer. ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है हमको ये क्वेश्चन, हमें बताना है इन दोनों में से कौन ज़्यादा, 10 दिन हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया है, अब हमें बताना है कौन ज़्यादा रस्ट होगा, ठीक है। पहले हमने उन पर पानी डाला है, लोहे के ब्लॉक्स रखे हैं, उन पर पानी डाल दिया है, और फिर उनको 10 दिन के लिए हमने छोड़ दिया देखने के लिए कि कौन ज़्यादा रस्ट होगा। कौन ज़्यादा रस्ट होगा, खुद से सोचिए, X और Y दोनों में से कौन, सोचिए, क्यों, ठीक है, रीज़न भी बताना है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो रस्ट होगा वो होगा Y। ऐसा क्यों, बिकॉज रस्टिंग इज सरफेस फिनोमेना and Y is exposing more to the air, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है एयर से, और जो रस्टिंग होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, इसीलिए Y वाला ज़्यादा रस्ट होगा, ठीक है। चलो, which of the following equation does not represent a chemical reaction that can take place? State what needs to be changed in the equation above for it to represent the correct reaction between Fe and H2O. ओके, ये एक इक्वेशन दी है, उसने कहा इसमें क्या चेंज हमें करना है, ये गलत इक्वेशन लिखी है उसने, मतलब उसने गलत लिखी है, हमें सही लिखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, Fe कहाँ पर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कहाँ आता है बताइए। देखिए क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज होती है पोटेशियम कैटरीनाने कार्बंगाई, है ना, यही तो ट्रिक होती है, एल्यूमिनियम जिंक Fe, ये आता है आयरन। तो Fe क्या है, बहुत नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो नीचे आते हैं वो वाले एलिमेंट, वो वाले मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते इजीली, वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, या तो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत नीचे आने वाला, हमने क्या पढ़ा था कल, पोटेशियम सोडियम हॉट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर के साथ, और उसके बाद जिंक Fe ये सब स्टीम। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लिक्विड की जगह पर हमें इसको लिखना है स्टीम की फॉर्म में, ये गैस की फॉर्म में रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गैस, और बाकी सेम Fe3O4 सॉलिड, ठीक है, बाकी ये ठीक है पूरी रिएक्शन। तो जो Fe है आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, और अब ये ठीक है रिएक्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृप्ति मिक्स एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड Na2SO4 प्लस CuCl2। Na2SO4 प्लस CuCl2 क्या बनेगा यहाँ पर, क्वेश्चन ये है। दिस लेड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तो क्या होता है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है आयन का, यहाँ रिप्लेसमेंट होने के चांसेस हैं, हाँ रिप्लेसमेंट तो हो सकता है, सोडियम प्लस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा, और कॉपर प्लस 2 बनेगा, और Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ तो रिएक्शन हो सकती है, क्या बना सकते हैं, मैंने Cl बना सकते हैं,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यस, इसका आंसर ये होगा क्या? नहीं। क्यों? इसका आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। ऐसा क्यों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए प्रेसिपिटेट का होना ज़रूरी है, पीपीटी का बनना ज़रूरी है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ये दोनों सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। NaCl सॉल्ट वाटर में घुल जाता है, वैसे ही कॉपर सल्फेट भी वाटर में घुल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पीपीटी नहीं बनाते, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। सो नो इसका आंसर है। और रीज़न क्या है? बिकॉज बोथ द प्रोडक्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड विल नॉट मेक पीपीटी, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। दिलीप वॉज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Which class of chemical substances may be the product of decomposition reaction but not a product of combination reaction? ओके, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बट प्रोडक्ट नहीं होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं AB। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन करूं CaO कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड है, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वेयर एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी अपोजिट होती है। AB में क्या होता है? AB टूट जाता है A+B में। ठीक है, ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ एक कंपाउंड ब्रेक होता है किस चीज़ में? या तो वो एलिमेंट में, या मेटल में, या फिर नॉन मेटल में। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट बनने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पर एलिमेंट नहीं बनकर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड बनते हैं। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो ये वाली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या बन सकता है? एलिमेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन होता है। बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी भी एलिमेंट नहीं बनता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड बनते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बनती है बट कॉम्बिनेशन में नहीं बनती, क्या नाम है उसका? इसका नाम है एलिमेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका? एलिमेंट। तो एलिमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो बनते हैं, इसका आंसर है एलिमेंट, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं बनते। चलिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट और डबल रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो इन चारों को रिप्रेजेंट ना करती हो, कौन सी रिएक्शन हो सकती है? कंबस्टन। कंबस्टन की रिएक्शन हम कंबस्टन भी बोला है उसने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन ऐसी कर सकते हैं जो इन चारों चीज़ों को रिप्रेजेंट ना करती हो। ठीक है, जैसे हम करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, कंबस्टन नहीं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ये है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन जो आपको आती हो वो आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीना finds a paper covered with a white substance in a chemistry lab. She keeps the paper near the window of the lab and comes back to pick it up after 5 hours to take it home. She noticed that white substance has turned grey. कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जो वाइट से ग्रे हो जाता था? सोचिए, हमने रिएक्शन पढ़ी है इसके बारे में। कौन सी सब्सटेंस था? AgCl या AgBr को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वाइट से ग्रे हो जाते हैं। AgCl या फिर AgBr है ना। जब हम इनको हीट करते थे, AgCl की रिएक्शन करेंगे अगर हम, ये सनलाइट की प्रेजेंस में Ag+Cl बनाता है। वैसे ही AgBr की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? Ag+Br2। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। और ये कैसे कलर के हो जाते हैं? ग्रे कलर के हो जाते हैं। कैसे कलर के ये हो जाते हैं? ग्रे कलर के ये हो जाते हैं। वही बोला है उसने कि जो सब्सटेंस है वो ग्रे कलर का हो गया है। ठीक है, देखिए कहाँ है? That white substance has turned grey. Clear? अब what could be the most likely substance on the paper that Tina found? क्या? AgCl या फिर AgBr? AgCl या फिर AgBr। ठीक है, the substance change from white to grey. Write the chemical equation. ये रही chemical equation.
स्टेट वन एप्लीकेशन, पता ही आपको इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। किस चीज़ में यूज होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड एंड बेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एसिड एंड बेस पढ़ेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सॉल्यूशन वुड गिव एन इंडिकेशन दैट द सॉल्यूशन कुड पॉसिबली बी HCl। HCl को टेस्ट करने के लिए हम एक रिएक्शन करते हैं, याद करिए, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है? वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस सॉल्ट बनता है। जब हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते थे एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता था? क्या बनता था? सॉल्ट बनता था। क्या बन रहा था यहाँ पर? यहाँ बनता था सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? एफरवेसेंस, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ एसिड प्रेजेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ CO2 का टेस्ट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ कार्बोनेट का होना जरूरी है, तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? चलिए, विच ऑफ दीज ग्राफ शोज हाउ द pH ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म कर्ड। कर्ड क्या होती है? एसिडिक होती है ना, तो ये एसिडिक में कन्वर्ट होगा। अगर एसिडिक में कन्वर्ट होगा मतलब pH कम होना चाहिए, ठीक है। तो pH कम किस किस में हो रहा है? यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे नहीं हुए कुछ भी चेंज, यहाँ कम होने के बाद बढ़ गया, नहीं, तो यहाँ सिर्फ कम होगा, तो आंसर है इसका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द pH वैल्यूज ऑफ सम सब्सटेंसेस। ये एक टेबल गिवन है, यहाँ पर कुछ pH दिए हैं, किस किस चीज़ के दिए हैं? HCl का 1, मिल्क का 6, प्योर वाटर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। What would happen to the pH of an acid and a base when each is diluted? Okay, क्वेश्चन इज, अगर एसिड और बेस को डाइल्यूट कर दिया जाए तो pH पर क्या असर होगा? ठीक है, सोचिए खुद से क्या असर हो सकता है। ये एक एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जब पानी डाला है मैंने, अगर मैं इतने सब इसकी बात करूं, सोचिए छोटे से स्पेस की बात करूं, अभी जब पानी नहीं था, मानिए एक गिलास में मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है, जो इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है वो मैंने एक गिलास में निकाल लिया है, तो गिलास में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन आए हैं अभी जब पानी कम है, ठीक है। अब जब इसमें पानी डाल दिया है, वाटर मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसे दूसरे गिलास में निकालूँ तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी उस गिलास में, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा पानी होने की वजह से हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन कम होने का क्या मतलब होता है? एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब pH बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एसिड का pH क्या होगा यहाँ पर? द pH ऑफ एसिड विल इंक्रीज, द pH ऑफ एसिड इंक्रीजेस, ठीक है। उसने ये तो नहीं पूछा क्यों, व्हाट वुड हैपन टू द pH ऑफ एन एसिड एंड अ बेस व्हेन ईच इज डाइल्यूटेड, बस ये पूछा है क्या होगा, ठीक है। वैसे ही बेस का सोचिए, जब हम सेम OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, पानी ज़्यादा डालने की वजह से OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होना मतलब बेसिसिटी का कम हो जाना, और बेसिसिटी का कम होना मतलब pH का भी कम हो जाना, है ना। pH कैसे बढ़ता है? बेस में क्या होता है? 7 से लेके 8, 9, 10, जब pH बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ती है, तो बेसिसिटी बढ़ती है। यहाँ पर बेसिसिटी कम होगी क्योंकि OH आयन कम होंगे, OH आयन कम होने का मतलब बेसिसिटी का कम होना, और बेसिसिटी का कम होना मीन्स pH का भी कम होना। तो ये चीज़ ध्यान से करनी है, द pH ऑफ बेस विल डिक्रीज। बेस का pH बढ़ता है, सॉरी कम होता है, और एसिड का pH बढ़ जाता है ऑन डाइल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द pH of 3 solution is given in the table. Answer the question that follow. Which of these solution could possibly react with zinc metal to produce hydrogen gas? zinc metal की बात हो रही है। पहली बात, जिंक मेटल कैसा मेटल है? एम्फोटेरिक मेटल है। दो एग्जाम्पल याद रखने हैं एम्फोटेरिक के लिए, एल्यूमिनियम एंड जिंक। जब भी जिंक मेटल की बात होगी वो एम्फोटेरिक मेटल की बात कर रहा है। ये एम्फोटेरिक है, इसकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? ऐसी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो बेस के साथ और एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करती हूँ। तो जो जिंक है वो क्या करेगा? हाँ, तो जो एम्फोटेरिक होते हैं मेटल्स वो क्या करते हैं?
कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्या याद रखने वाला पॉइंट है? जो मेटल्स होते हैं, सब मेटल्स, वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं, और जब बेसिक ऑक्साइड है तो क्या वो बेस के साथ रिएक्शन करना पसंद करेंगी? नहीं करेंगी, इसीलिए मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। बट कुछ मेटल्स जो स्पेशल मेटल्स हैं, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, उनको हमने नाम दिया है एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है। स्पेशल जो मेटल्स हैं उनको नाम देते हैं एम्फोटेरिक मेटल। वो ही मेटल ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो जिंक कैसा मेटल है? एक एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये एसिड है क्योंकि इसका pH है 1, ये बेस है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ दी सॉल्यूशन, P और R दोनों ही सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं यहाँ जिंक की जगह पर कोई और मेटल दे दूँ, मानिए मैंने दे दिया यहाँ पर कॉपर मेटल, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? फिर आंसर चेंज हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ P। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, ठीक है, ये एक एम्फोटेरिक मेटल नहीं है। अब ये नॉर्मल मेटल है, और नॉर्मल मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। विच ऑफ दी सॉल्यूशंस कुड बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद वाटर? क्या बनेगा जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं? सबको पता है मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ मिलकर बनाती हैं बेस। मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो बनता है बेस, तो इसका आंसर होगा R, अगेन बेस बनेगा ना। नेक्स्ट, विच ऑफ दी सॉल्यूशन कुड बी रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा मेटल का यूज कर सकते हैं हम? खुद से सोचिए, क्या यूज कर सकते हैं हम क्लोरीन का प्रोडक्शन के लिए? कहाँ पर बनाते हैं हम लोग वो क्लोरीन? हमने एक चैप्टर में पढ़ा है, एक हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस पढ़ते थे, है ना, उसमें क्या बनता था? एक बेस और क्लोरीन बनता था। कैसे बनता था सोचिए, है ना, याद आ रहा है कुछ कुछ? कैसे बनता था क्लोरो एल्कली प्रोसेस में? क्लोरो एल्कली प्रोसेस में दिया गया है क्लोरीन का फॉर्मेशन, Cl2 का फॉर्मेशन, है ना, और बेस भी बनता है वहां पर। कैसे बनता था वो? जब हम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कहाँ पर क्या बनता था? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस, ये बनता था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोरो, मतलब यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा? NaCl, और NaCl कैसा बेस है? सॉरी सॉल्ट है। NaCl कैसा सॉल्ट होता है? NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कैसे पता चला मुझे ये न्यूट्रल सॉल्ट है? ये भी आपको पता होना चाहिए, सॉल्ट कैसे पता चलता है कि न्यूट्रल, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। जो NaCl है, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं, नॉर्मली वैसे NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस और एसिड नहीं बनाता है, बट स्टिल NaOH से या फिर HCl दोनों ही कैसे है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों ही चीज़ स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगी, और ये सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। और न्यूट्रल का pH कैसा होता है? 7, और इसका pH क्या होगा? 7। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो NaCl है ये एक बेसिक क्या है? सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा Q, ठीक है। इसका आंसर क्या था? P और R, और इसका आंसर क्या था? R। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आई होप अच्छे से क्लियर हुआ हो सबको। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज दैट दे कैन डिसॉल्व मेटल्स। एसिड मेटल को डिसॉल्व करते हैं, है ना। मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। When metals are added to an acid, they disintegrate and disappear into acid. State one other common observation when metal dissolve in acid. Explain the reason for this observation. ठीक है, तो जब मेटल एसिड में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, हमें ये बताना है, ऑब्जर्वेशन बतानी है और उसका रीज़न बताना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करती है? बबल का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ बबल, है ना, जब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो बबल का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि गैस है, ठीक है। तो गैस क्या बनाती है? बबल का प्रोडक्शन करती है। क्लियर? स्टेट वन अदर कॉमन ऑब्जर्वेशन व्हेन मेटल डिसॉल्व इन एसिड, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस। और इसका रीजन क्या होगा? क्यों हो रहा है बबल? क्योंकि बिकॉज H2 गैस इज प्रोड्यूस,
अब यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, क्या ऑब्जर्वेशन है? जो H2 गैस है ये कैसी होती है? फ्लेमेबल गैस होती है, सबको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है वो कैसी हो जाएगी? टेस्ट ट्यूब विल बिकम वार्म, टेस्ट ट्यूब विल बी वार्म। क्या रीजन है इसका? रीजन है बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हीट रिलीज होगी, ठीक है। इफ द एसिड विद द डिजोल्व मेटल इज इवापोरेटेड कैन वी गेट द मेटल बैक और वाई नॉट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? रीजन, क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मेटल से सॉल्ट बन गया है। तो क्या हम सॉल्ट से वापस से मेटल गेन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर है नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन द वर्ड डिसॉल्व इज यूज्ड विद इन कोट्स, दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ डिसॉल्विंग। What is the main difference between a metal dissolving in an acid और sugar dissolving in water? ये कह रहा है जो मेटल डिसॉल्व होते हैं एसिड के साथ और जो शुगर डिसॉल्व होती है पानी के साथ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है हमें। सोचिए, जब मेटल डिसॉल्व हो रहा है एसिड में तो सॉल्ट बन रहा है, जब शुगर डिसॉल्व होती है पानी में तो कुछ बनता है क्या? कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है ना। वही चीज़ें रहती हैं, शुगर रहती है और पानी रहता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाती है और कुछ चेंज नहीं आता। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। कैसे चेंजेस को? जिससे हम वापस से चीज़ों को गेन कर सकें। मतलब जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कौन होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं, रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पर हम वाटर से शुगर को निकाल सकते हैं वापस से, ठीक है। बट द थिंग इज, ये जो मेटल है उसको हम वापस से रिगेन नहीं कर सकते, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो ये वाला जो चेंज होगा वो होगा केमिकल चेंज। कौन सा वाला? मेटल और एसिड वाला। बट ये फिजिकल डिसोल्यूशन है, ठीक है, ये फिजिकल डिसोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। फिजिकल चेंज में यही होता है ना, नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसलिए फिजिकल डिसोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शन इन द लैबोरेटरी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl। अगर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3 है ना, इसकी रिएक्शन में HCl के साथ कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे बताना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो। चलिए, सोडियम देखिए इधर देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं कराऊं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन किसके साथ करानी है? HCl के साथ करानी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? सॉल्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। अब बाइकार्बोनेट लेना है और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसकी रिएक्शन अगेन एसिड के साथ करानी है तो क्या मिलेगा? दोबारा से मुझे क्या मिलेगा? यही कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लस H2O। अब इसको हमें क्या करना है आगे? शी फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन बोथ द रिएक्शन वाज सेम। इज हर फाइंडिंग करेक्ट? बिल्कुल, CO2 और CO2 सेम है। ओके, पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तब देखेंगे, ठीक है, सेम है या नहीं। यहाँ पर देखिए 2 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम कर दीजिए, Cl यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बैलेंस हो गई। यहाँ पर Na 1 Cl 1 CO2 Na2CO3 है वो, ये ठीक है, 1 CO2 और हाँ अब बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सेम है, बिल्कुल दोनों का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, उसकी फाइंडिंग करेक्ट है, ठीक है। हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 1 कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 2? फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाली में इन केस 1 क्या होगा? केस 1 में क्या होगा? इन केस 1
2 NaCl is formed, 2 moles of NaCl is formed, ठीक है, 2 moles of NaCl is formed, 2 moles of NaCl is formed, whereas in case 2 1 mole of NaCl. क्लियर, ये है डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू प्रिपेयर अ सैलड ड्रेसिंग, पराग एड्स अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिस्टिल्ड वाटर टू विनेगर। वो कह रहा है NaCl को उसने पानी में डाला है, तो यहाँ पर क्या होगा सोचिए। सॉल्ट और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और पानी मिलकर बेस प्लस एसिड बनाते हैं, ये हमें पता है। तो क्या यहाँ पर बेस बनेगा NaOH प्लस HCl, ये बनेगा, बनना तो यही चाहिए एक्चुअल में, है ना। और फिर यहाँ पर क्या होगा आगे, उसने कहा है, और फिर उसने विनेगर में ऐड कर दिया, तो विनेगर एक एसिड होता है, विनेगर एक एसिड होता है, CH3COOH, ये एक एसिड है ना। तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, है ना, यही तो होगा। बताओ क्या ये सही है? ये है गलत, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, नॉर्मली, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, बेस वाटर को रिएक्शन करा के बेस, सॉरी सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन करा के बेस एसिड बना लेते हैं, और जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन कर लेगा। हम तो यही सोचेंगे इस रिएक्शन में ऐसा होना चाहिए। तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच मेरे हिसाब से तो पीएच 7 हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, और एसिडिटी ऑफ द विनेगर विल इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी एसिडिटी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो ये आंसर लिखेंगे हम इसका जनरली, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो क्या होता है अगर ऐसा नहीं होता, और क्यों होता है? ठीक है, क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पर? यहाँ पर डिफरेंस जो आता है, इसलिए डिफरेंस आता है क्योंकि जो NaCl है, अगर NaCl की जगह कोई और सॉल्ट होता है, एक ऐसा सॉल्ट होता है जो न्यूट्रल नहीं है नेचर में, एसिडिक है या बेसिक है, तो ये रिएक्शंस होती। बट NaCl एक कैसा सॉल्ट होता है? अभी मैंने बताया था NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते, जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर को न्यूट्रलाइज नहीं करते। क्या नहीं करते? वाटर को न्यूट्रलाइज नहीं करते। न्यूट्रलाइज मतलब नो डिसोसिएशन, एक्चुअल वर्ड यूज करूँ तो मैं डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन का क्या मतलब है? डिसोसिएशन का मतलब है एक्चुअल में वाटर को किस में टूटना चाहिए था? हाइड्रोजन आयन प्लस OH माइनस आयन में। बट जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स do not dissociate water into its ion, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। कोई भी न्यूट्रल सॉल्ट पानी को डिसोसिएट नहीं करेगा उसके आयंस में, खुद डिसोसिएट हो जाता है Na और Cl माइनस में, ठीक है। खुद डिसोसिएट होगा और पानी को डिसोसिएट नहीं करेगा। मतलब जो सॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना है? डाइल्यूटेड सॉल्ट बना है। तो ये डाइल्यूटेड सॉल्ट बना है। अब डाइल्यूटेड सॉल्ट को विनेगर में डालेंगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन होगा। क्या होगा? डाइल्यूशन होगा। और डाइल्यूशन होने पर एसिड पर क्या असर पड़ता है? जब डाइल्यूशन होता है तो एसिडिटी कम हो जाती है। एसिडिटी कम होने का मतलब पीएच बढ़ जाता है। तो पीएच क्या होगा? द पीएच ऑफ द विनेगर विल इंक्रीज, ठीक है। समझ आया कुछ? और एसिडिटी क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी डिक्रीज। तो ये गलती नहीं करनी है जो मैंने बताई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश वाज गिवन अ सब्सटेंस एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इट। ही कंडक्टेड 3 टेस्ट ऑन अ सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट बिलो। इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम। तो क्या होना चाहिए? कार्बोनेट होना चाहिए। अब तो पता चल गया कार्बोनेट वाली रिएक्शन इतनी बार पढ़ चुके हैं हम, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ चुके। तो कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये बात नोटिस करने की है। यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं मार्क। कैसा सॉल्ट बनेगा? सोडियम का सॉल्ट। दिस इज सोडियम सॉल्ट। ऑन हीटिंग विद वाटर Q इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश ब्लू। मतलब ब्लू कर देगा तो बेस है ना, रेड कर देता तो एसिड होता।
इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज रॉ मटेरियल। आर जो बनेगा अमोनिया से बनेगा। कौन सी चीज़ अमोनिया से बनती है? जो सोडियम कार्बोनेट है। सोचिए, सोडियम सॉल्ट है ना यहाँ पर, अगर ये कार्बोनेट किस चीज़ का होना चाहिए, हम रिएक्शन क्या करते हैं? मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड के साथ करते हैं, तब क्या बनता है हमारे पास? सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और सॉल्ट किस चीज़ का है यहाँ पर? सोडियम का सॉल्ट है, मतलब NaCl है। सोडियम सॉल्ट NaCl ले लेते हैं हम, है ना, NaCl है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेटल सोडियम होना चाहिए, मतलब ये कार्बोनेट Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, उसने ये बोला है, तो हमें क्या पता चल गया? ये मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ये मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश ब्लू, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज। हाँ, तो सोडियम कार्बोनेट अमोनिया से बनता है ना, रिएक्शन करते हैं हम NaCl वाटर अमोनिया लेकर, वहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं, वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हिट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। याद आ रहा है कुछ? वॉशिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाते हैं जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये वही रिएक्शन कह रहा है, अमोनिया का यूज वहाँ पर हम करते हैं जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे। व्हाट सब्सटेंस वाज राजेश गिवन? तो क्या था वो? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, गिव वन यूज ऑफ अ सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज मेंशन इन P and Q। P क्या था? कार्बोनेट, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अच्छा, P and Q, तो इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले ये एक बेस है, तो ये एंटा एसिड्स में हेल्प करता है, एसिडिटी में हेल्प करता है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है, याद है? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, चलिए। राजेश लेटर रीड दैट recrystallization of sodium salt formed in P gives another basic salt that is used in manufacture of borax. Identify the sodium salt formed in P। तो पता ही है हमें कौन सा सोडियम सॉल्ट बना था, क्या ये आइडेंटिफाई करें? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Aditi find that a mixture of an acid and a base does not change the color of either red or blue litmus paper neutral, है ना, कलर चेंज नहीं हो रहा, तो न्यूट्रल है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी इक्वल्स टू OH माइनस आयन। सिंपल, कुछ पढ़ने जैसा था ही नहीं इसमें तो। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, pH is measured on a scale of 0 to 14 with lower values indicating high hydrogen ion concentration. pH is measured on a scale of 0 to 14 with lower values indicating high hydrogen ion concentration, more acidic, and higher values indicating low hydrogen ion concentration, less acidic. pH 7 is considered as neutral. Every whole unit in pH represent a 10-fold increases in or decreases in hydrogen. अच्छा, ओके, इसने कहा ये pH स्केल है। pH स्केल मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 तक उसने बात की है, ये रही है ना। चलिए, अब उसने कहा है a pH of 7 is considered neutral. Every whole unit in pH represent the 10-fold increases. मतलब ये वाले जो यूनिट है वो 10 टाइम्स को बढ़ा देती है। किस चीज को बढ़ा देती है? pH को बढ़ा देती है 10 टाइम्स। pH 10 टाइम्स बढ़ जाता है, बट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स कम हो जाती है। अगर हम 4 से 8 के बीच की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, pH निकालें, सॉल्यूशन ऑफ pH, तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? हाँ, तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। ठीक है, मतलब देखिए दोबारा से समझिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, ये जो pH स्केल होता है 1 से 7, 1 2 और 8 तक है, 8 तक ही बात कर रहा है वो। ठीक है, 8 तक इसलिए लिखा है मैंने। तो ये जो एक फोल्ड होता है ये 10 टाइम्स pH को बढ़ा देता है, बट हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो 10 टाइम्स वो कम हो जाती है, क्योंकि जब pH बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें बताना है अगर pH 4 से 7 8 कर दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम होगी? तो 10
तो 10 की पावर 4 कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स 10 टाइम्स जब कम हो रही है एक बार में, तो 4, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 से 8 में 4 का डिफरेंस है, तो कितनी बार कम हो जाएगी, 10 की पावर 4 कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय 10 की पावर 4। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, डिक्रीजेस बाय 10 की पावर 4। क्लियर। चलिए, दीप्ति हैज 3 फ्लास्क कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किस किस चीज की बात हो रही है, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाइल्यूट। ठीक है, ये भी डाइल्यूट। नेक्स्ट, एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट NaOH रेस्पेक्टिवली। द फ्लास्क आर नॉट लेबल्ड एज शी डज नॉट हैव एनी pH इंडिकेटर। उसे पता नहीं है कौन से फ्लास्क में क्या है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शी बी एबल टू आइडेंटिफाई जस्टिफाई जस्ट बाय मेकिंग मिक्सचर्स ऑफ पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस। अगर वो इनका पेयर बनाए, लाइक इसको इसमें डाले, इसको इसमें डाले, इसको इसमें डाले, तो उसको क्या पता चल सकता है, क्या एसिड, उसको ये तो पता चल जाएगा कि 2 फ्लास्क में एसिड है, एक में बेस है, बट उसे नाम भी बताने हैं। तो उसे सिर्फ ये पता है कि एक में बेकिंग सोडा है, सॉरी एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक में HCl है और एक में सल्फ्यूरिक एसिड है। बट वो ये नहीं पहचान पाएगी कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड किस किस में है, बट उसे ये पता चल जाएगा एक में बेस है, तो बेस अकेला सिर्फ उसके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या पता लगा सकती है, वो बेस का पता लगा सकती है। ठीक है ना, इजीली। तो विच ऑफ द सॉल्यूशन विल शी एबल टू आइडेंटिफाई dilute NaOH base just by making mixture of pair of substances. What observation will help her to make this identification? क्या ऑब्जर्वेशन होगी, बेस प्लस एसिड मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन होगी it is an endothermic reaction, sorry exothermic reaction, it is an exothermic reaction। क्यों, क्योंकि जब भी वाटर बनता है तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pH इज मेजर्ड यूजिंग अ मीटर, ये pH मीटर है, which comprises a detecting unit consisting of a pH sensitive glass electrode and an indicating unit which indicates the pH as shown below। चलिए, to measure the pH of a solution the glass electrode is dipped into a solution, ये वाली glass electrode solution में dip कर दी गई है, and pH is displayed on the screen of the indicating unit। Before measuring the pH of another solution, the glass electrode is rinsed with distilled water and dried carefully with tissue paper। Okay, ये सॉल्यूशन का pH उसने मीजर किया है, उसके बाद अगर उसे दूसरे सॉल्यूशन का मीजर करना है तो उसको धोकर सुखाकर तब pH को मीजर करेगा। आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द pH रीडिंग ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन लाइकली टू बी इफेक्टिव, द ग्लास इलेक्ट्रोड इज नॉट ड्राइड विद टिश्यू पेपर इन द फॉलोइंग केस। अगर वो इसको सुखाता नहीं है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, मोर डाइल्यूटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकंड सॉल्यूशन बीइंग मेजर्ड इन एसिडिक इन नेचर, अगर वो एसिडिक है और वो डाइल्यूटेड हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ द सेकंड सॉल्यूशन बीइंग मेजर्ड इज बेसिक इन नेचर, और बेसिक सॉल्यूशन है तो अगर उसको हम डाइल्यूट कर दें तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हमें बताना क्या है, पीएच रीडिंग बतानी है, पीएच पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो एसिड का पीएच क्या होता है, पीएच इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में एसिडिटी कम होने का क्या मतलब है, पीएच का बढ़ जाना, और बेसिसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, पीएच का कम हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, नॉन मेटल एंड मेटल शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अब हम, मेटल एंड नॉन मेटल। Answer any 4 of the following 5 questions based on the information given below. Krunal connected a copper plate and an iron plate to the positive and negative terminals of a battery respectively along with a switch. He immersed the plates into a beaker containing acidified copper sulfate solution. ठीक है, after a few minutes, even before he turned the switch on, he noticed that copper was deposited on the iron plate. This could have been due to, oh, okay, देखिए यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो करना है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग करना है। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। कितना यूज है रिएक्टिविटी सीरीज का, इसको याद कर लेना है सबको, ठीक है। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। यह है रिएक्टिविटी सीरीज। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इवन बिफोर टर्न द स्विच ऑन, अभी स्विच ऑन नहीं किया है, नोटिस दैट कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द आयरन प्लेट। कॉपर कहाँ है? कॉपर है ये रहा, और आयरन कहाँ है? ये रहा। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन द करंट, अगर करंट स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी जब करंट स्टार्ट नहीं था तो सिंपल हो रहा था, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल था वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन द करंट इज स्टार्टेड। अब देखिए जब करंट स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? अभी सिर्फ क्या हो रहा था, जब करंट स्टार्ट नहीं था तब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, जो मोर रिएक्टिव मेटल था वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। बट जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये क्या होता है? ये होता है एनोड, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है एनोड, दिस इज एनोड। दिस इज एनोड और दिस इज कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब जो कॉपर है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो कॉपर +2 में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? इसके बाद रिडक्शन होगा कैथोड पर इसका, और ये अगेन कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर का डिपोजिशन होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कॉपर विल कंटिन्यू टू बी डिपॉजिटेड ऑन द आयरन प्लेट। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं अभी नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कृणाल नाउ रिप्लेसेस द आयरन प्लेट विद द सिल्वर प्लेट। ही सीज दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द सिल्वर प्लेट बिफोर स्टार्टिंग द करंट। कृणाल ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया आयरन प्लेट को सिल्वर प्लेट से। ही सीज दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द सिल्वर प्लेट। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, पीछे देखिए, यहाँ पर जो Fe था वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा? क्योंकि सिल्वर मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? देयर इज no deposition of copper on the silver plate, ठीक है। next, what is likely to happen to the concentration of copper sulfate in the solution on passing electric current through the solution in the setup with the silver plate? what is likely to happen to the concentration of, अच्छा, copper sulfate solution की concentration के साथ क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं हुआ है, it will remain the same। हमने देखा सिर्फ copper क्या हो रहा है? reduce और oxidize हो रहा है। copper sulfate solution में कोई changes नहीं आ रहे हैं, तो it will remain the same। Which of the following will happen to the weight of the silver and copper plate after passing the current for the same time? देखिए सिल्वर प्लेट पर क्या हो रहा था? डिपोजिशन हो रहा था, ये वाली प्लेट पर डिपोजिशन हो रहा था,
और कॉपर प्लेट पे क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन हो रहा था, ठीक है। तो कॉपर प्लेट का वेट कम होता चला जाएगा, द वेट ऑफ कॉपर प्लेट विल डिक्रीज, और सिल्वर प्लेट का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आयरन प्लेट पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, इसलिए इसका वेट बढ़ जाएगा। ऐसा ऑप्शन है कोई, द वेट ऑफ सिल्वर प्लेट विल, हाँ ये रहा, द वेट ऑफ सिल्वर प्लेट विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ कॉपर प्लेट विल डिक्रीज, तो इसका ऑप्शन है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pieces of a rust free iron rod are completely coated with the following, प्लास्टिक, ऑयल पेंट एंड जिंक, एन आइडेंटिकल स्क्रैचेस मेड ऑन ईच पीसेस। तीन, एक आयरन की रॉड को 3 चीज़ों से कवर कर दिया है, एक प्लास्टिक से, एक ऑयल पेंट से और एक जिंक से। एन आइडेंटिकल स्क्रैचेस मेड ऑन ईच पीस, एक स्क्रैच लगा दी है, दस एक्सपोजिंग, ताकि आयरन एक्सपोज हो जाए थोड़ा थोड़ा। द पीसेज ऑफ आयरन आर केप्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर बाय फॉर 10 days एंड देन चेक फॉर रस्टिंग फॉर्मेशन। स्टेट इफ रस्टिंग विल बी ऑब्जर्व एट द पॉइंट ऑफ स्क्रैच ऑन द 3 आयरन पीसेज। बताओ कहाँ कहाँ पे रस्टिंग होगी, कहाँ पर नहीं होगी, बताना है, ठीक है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था हमने, कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या हो रहा था, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो जिंक होता है वो कवर करता है आयरन को और रस्टिंग नहीं होने देता, ठीक है। इवन जब जिंक को हटा दिया जाए तब भी रस्टिंग नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। इसी को प्रोसेस को हमने क्या कहा था, गैल्वेनाइजेशन। बट प्लास्टिक और ऑयल की फॉर्म में, ऑयल की प्रेजेंस में रस्टिंग होगी और जिंक के प्रेजेंट में रस्टिंग नहीं होगी। तो स्टेट इफ रस्टिंग विल बी ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट ऑफ स्क्रैच ऑन द 3 आयरन पीसेज, प्लास्टिक एंड ऑयल पेंट will show rusting. Second, give reason for your answer in each case. हाँ, इन दोनों में रस्टिंग होगी, बट इन जिंक देयर विल नॉट रस्टिंग नहीं होगी। रीजन क्या है, अभी मैंने बताया, प्लास्टिक और पेंट दोनों ही रस्टिंग शो करेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये एक्सपोज कर देंगे आयरन को, किस चीज से, ऑक्सीजन से। बिकॉज प्लास्टिक एंड पेंट, बिकॉज प्लास्टिक एंड पेंट exposes iron to oxygen, but zinc is more reactive than iron, so it will prevent आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक, इट इज गैल्वेनाइजेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लिस्टेड हियर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स। कुछ मेटल्स के नाम दिए हैं, गोल्ड, सोडियम, जिंक, प्लेटिनम, और रिएक्शन विद एयर दिया है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। आगे पूछ रहा है, लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट अबव आइडेंटिफाई द मेटल दैट आर लाइकली टू बी फाउंड इन अ प्योर स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। कौन से ऐसे मेटल हैं जो प्योर स्टेट में मिलते हैं, आपको पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हैं, गोल्ड और प्लेटिनम कैसे मेटल्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं और कैसे मिलते हैं, प्योर फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्वेश्चन 8, द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फेट सॉल्ट of metal W is taken in a beaker, metal powder X, Y and Z are added one after the other to the beaker. The color changes occurring in the solution is shown below. State what color change, if any, will occur if metal X is again added to the green solution in the beaker. Explain why. If metal X is again added to the green solution in the beaker, explain why. देखो ये ब्लू सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन कौन से मेटल, कौन से आयन का होता है, हमने पढ़ा है ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल कैसा होता है, CuSO4, तो कॉपर आयन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कॉपर आयन का सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, तो ये कौन सा मेटल है, मेटल X इज कॉपर।
नहीं, दिस इज कॉपर सोल्यूशन, CuSO4 सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है? CuSO4, ठीक है। अब उसने क्या किया है, मेटल एक्स को इसमें डाल दिया है, अब कलरलेस सोल्यूशन हो गया है। तो कलरलेस सोल्यूशन कौन से मेटल का होता है? कलरलेस होता है जिंक का, ठीक है। अब मेटल वाइट डाला है तो पिंक हो गया है। पिंक कलर कौन से आयन का होता है? इट इज कोबाल्ट। और पिंक से ग्रीन सोल्यूशन हो गया है, ग्रीन सोल्यूशन होता है Fe+2 का, ठीक है। ये होते हैं कलर्स, ये वाले आयंस के। क्लियर? स्टेट व्हाट कलर चेंज इफ एनी विल अकर इफ मेटल एक्स इज अगेन एडेड टू द ग्रीन सोल्यूशन इन द बीकर। अगर दोबारा से ग्रीन सोल्यूशन में डाल दूं तो क्या हो जाएगा? मेटल एक्स जिंक, तो ये क्या शो करेगा? फिर से कलरलेस, ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि ये क्या बना देगा। अच्छा ओके, पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है रिएक्टिविटी सीरीज। एक सेकेंड रुकिए, पीछे चलते हैं। देखिए जिंक और Fe की बात हो रही है यहाँ पर जिंक और Fe की बात हो रही है, ठीक है। जिंक और Fe देखिए, ठीक है। यहाँ पर जिंक और Fe की बात हो रही है। उसने कहा है अगर वो इस सॉल्यूशन में जिंक को डाल दे तो क्या होगा? अगर वो मेटल एक्स जिंक को डाल दे तो क्या होगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन में वापस से जिंक को डाल दे तो क्या होगा? तो जिंक और Fe में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या हो गया है? तो ऑफ कोर्स जिंक रिप्लेस करेगा Fe को और ये क्या दिखाएगा? कलरलेस अगेन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है वो। अ पीस ऑफ आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पर क्या बताएंगे? हमें एक्सप्लेन भी तो करना है हमको। हमें एक्सप्लेन करना है तो हम लोग बताएंगे दैट इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, so it will replace it from the solution, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। प्रकाश had two identical shiny iron pieces P and Q. To prevent the piece from rusting, he coated piece of P with oil paint and galvanized Q with a coat of zinc metal. He noticed that the coating were not complete, that a small part of iron were exposed. अभी ये क्वेश्चन क्या है? सेम है ना, ऑब्जर्व अब ये खुद ही बता सकते हैं आप लोग क्या है गैल्वेनाइजेशन है इसका आंसर। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो वो क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट आयरन निकल एंड क्रोमियम फ्रॉम एन अलॉय। डज स्टेटमेंट क्यू रिप्रेजेंट अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट पी? जस्टिफाई योर आंसर। पहले स्टेनलेस स्टील किस चीज़ की बनती है? इन तीनों की बनती है। ये एक अलॉय होता है जो बनता है आयरन निकल और क्रोमियम से, यस। और स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होती क्योंकि जो क्रोमियम प्रेजेंट होता है इसमें ये इसको रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher asks her student to identify a metal M. She gives them the following clues to help them. Its oxide react with both HCl and NOH. तो कौन सी ऑक्साइड है मेटल की? कोई ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक है, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इट डज नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। ये दोनों ही क्या करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन? एल्यूमिनियम और जिंक। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स ओर। कौन सा मेटल इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट होता है? ये होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल, इट इज एल्यूमिनियम। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद HCl एंड NOH। अगर हम एल्यूमिनियम के HCl NOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? Al प्लस HCl क्या बनाएगा? ये बनाएगा, क्या बनाएगा? AlCl3 प्लस
एल्यूमिनियम प्लस एसिड क्या बनाएगा, H2 गैस, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द मेटल इज रिएक्टेड विद आयरन ऑक्साइड, अगर आयरन ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं, थर्माइट प्रोसेस है ये, है ना, थर्माइट प्रोसेस है, और यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस कर देता है, यहाँ बनाता है Al2O3 प्लस Fe, क्या बनाता है यहाँ पर, Al2O3 प्लस Fe बनाता है, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी Fe2O3 के साथ, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अ मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग heated with carbon does not produce carbon dioxide. A metal oxide, give a possible explanation to this behavior of metal oxide. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो मेटल की ऑक्साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है कार्बन से, इसलिए कार्बन उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करता है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटलिक एलिमेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर, कट विद नाइफ, सोडियम या पोटेशियम की बात हो रही है, ठीक है। occurs naturally as its chloride of formula KCl या NaCl, it oxides dissolve in water to form the hydroxide, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। पहले स्टेट द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल M, अच्छा ठीक है। तो मेटल M को बनाने का मेथड हमें NCERT में गिवन है, एक हमें क्या दिया है, एक हमें क्या एक प्रोसेस दिया है जिसमें हम क्या बनाते हैं, सोडियम आयन का प्रोडक्शन करते हैं। कहाँ पर बंद करते हैं प्रोडक्शन, जब हम एक्सट्रैक्शन वाले मेथड्स पढ़ते हैं उसमें 3 मेथड्स दिए हैं, एक लो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, एक हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए। तो जो हाई रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम के लिए पढ़ते हैं हम, वही है इसका आंसर, उसको हम कहते हैं डाउन्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करके बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसको बनाते हैं। और कैथोड पर हमें क्या मिलता है, वहाँ पर कैथोड पर हमें मिलता है सोडियम और एनोड पर हमें मिलता है क्लोरीन, ठीक है। तो ये होता है डाउन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, डाउन्स प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट, नेम द मेजर बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस, दिस इज क्लोरीन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे अब हम, चैप्टर। On undergoing complete combustion in an adequate supply of oxygen, an organic compound produce only carbon dioxide and water vapor as a product, ठीक है। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन करता है, एल्केन्स करते हैं, एल्कोहल्स करते हैं, एल्डिहाइड्स करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वेपर, सॉरी वाटर वेपर का प्रोडक्शन करते हैं। तो आंसर है इसका 4th, ठीक है, इसका आंसर है 4। अ कंपाउंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमें बताना है, क्या बताना है हमें, कौन सा कंपाउंड है, बेकिंग सोडा क्या होता है पहले बताइए, बेकिंग सोडा बेस है, क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाय कार्बोनेट एक बेस होता है और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो कंपाउंड विच विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसमें कौन होगा, एसिड, और हम एसिड को कैसे शो करते हैं, इट इज COOH, ठीक है। चलिए, 1 मोल ऑफ इथीन, इथीन क्या होता है, मैथ एथ, ठीक है। इथीन C, इट इज इथीन, इट इज CH2 डबल बॉन्ड इथीन, एंड 1 मोल ऑफ इथाइन, इथाइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, इट इज CH, और CH क्या होगा, आर सेपरेटली मेड टू कंप्लीटली अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब है जो इथीन है और जो इथाइन है, इन दोनों को हमें क्या करना है, हमें इनको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C है तो मैं इसको C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पर सोचिए, 1 2 3 4 1 कंप्लीट है, 1 2 3 4 1 कंप्लीट है, ठीक है। अब ये मेरे पास 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो मुझे इस हाइड्रोजन को इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मुझे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। कितने हाइड्रोजन की नीड होगी, 2 हाइड्रोजन की नीड होगी इसको सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए।
अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। वेयर एज अगर मैं इथाइन को कन्वर्ट करूं तो मुझे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की नीड होगी, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, और ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड, कितने सैचुरेटेड कंपाउंड, दोनों का 1-1 मोल बना है, तो कितना 1 मोल बोथ, कितना बनेगा, दोनों का 1-1 मोल बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल बने हैं किसके, सैचुरेटेड कंपाउंड के। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम 2 मोल्स, एक में 1 एक में 2। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड 1 and 2, सॉरी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, इसमें कितने मोल्स है हाइड्रोजन के 2, इसमें कितने मोल्स हैं 4। तो बताना क्या है हमें इसमें, क्वेश्चन कहाँ गया, नीदर P नॉर Q बोथ P and Q, क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट कौन होगा, ओके ये तो 1 ही है, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होंगे हाइड्रोजन के मोल कंज्यूम, तो कितना, तो इसका आंसर है ओनली Q, इट इज सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेबल्ड असर्शन एंड द ओके असर्शन रीजन। असर्शन वेजिटेबल ऑयल हेल्दी एनिमल फैट, यस एनिमल वेजिटेबल ऑयल हेल्दियर होता है, क्यों, बिकॉज जनरली इनकी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। तो यस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन 5, एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 where n is the number of carbon atom. An example of such a compound is ethane C2H6. एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और हमें क्या दिया है यहाँ पर C2H6 एक कंपाउंड दिया है, माय हैज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हुज फॉर्मूला है C3H4। ये क्या है, सोचिए, क्या ये एल्कीन है या फिर ये एल्काइन है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो ये कितना है, डबल से 2 कम है, मतलब ये वाला है। ठीक है, अगर ये इसका डबल होता तो ये होता एल्कीन, तो ये एल्काइन है। हमें क्या करना है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ फ्लेम दिस कंपाउंड विल गिव ऑन कंबस्शन। और एल्काइन क्या देते हैं, क्लियर सूदी फ्लेम्स। जब एल्काइंस बर्न होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं क्लियर सूदी फ्लेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पहला बनेगा C3H4 का सिंपल ये, ठीक है, एक ही बनेगा इसका, और कोई बनेगा ही नहीं, तो C3H4 बनेगा, इट इज 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, ये बनेगा इसका। किधर से भी काउंटिंग अगर हम इसको यहाँ पर लगाते तो सेम ही काउंटिंग आएगी ना, ये रहा, इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 1 2 3, तो ये सेम ही है दोनों कंपाउंड, किधर से भी लगा लीजिए आप बॉन्ड, तो इसका आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर इज रेडिश सॉल्यूशन ऑफ Br2 in water. When shaken with an unsaturated hydrocarbon, the red color of bromine water disappear because bromine is used up in an addition reaction. Kohli has 3 test tubes containing hexane, hexene and hexyne. अच्छा, उसने बोला है अगर ये ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाल देगा तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज द ब्रोमीन इज यूज्ड अप इन एडिशन रिएक्शन। तो कोहली के पास 3 टेस्ट ट्यूब है जिसमें हेक्सेन है, हेक्सीन है, हेक्साइन है। Which of the 3 compound can be identified using the bromine water test? Give a reason for your answer. Of course, hexane क्या होगा, unsaturated। ठीक है ना, ये कैसा कंपाउंड है, इट इज हेक्सेन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। ये कैसे है, दोनों डबल बॉन्ड के कंपाउंड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और उसने क्या है ये एडिशन रिएक्शन करता है तभी ये अपने कलर को लूज करता है। तो एडिशन रिएक्शन किस में होगी, हेक्सीन में होगी और हेक्साइन में होगी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले उसमें होगी। तो इसीलिए जो ब्रोमीन वाटर है वो किसके साथ करेगा शो, हेक्सीन और हेक्साइन के साथ शो करेगा। और रीजन यही है बिकॉज वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी तो अपने कलर को लूज कर देगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार्बन कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O कंटेन्स अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। Draw the structure of same isomer of this compound having a ketone group.
C5H10 हो तो कीटोन हम कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, हमेशा कीटोन ग्रुप बीच में आता है। एक तो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं 1 2, सेकंड नंबर पे कीटोन है। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, थर्ड नंबर पे कीटोन को लगा सकते हैं 1 2 3। और कुछ बना सकते हैं, एक कंपाउंड और बना सकते हैं हम लोग। देखिए इधर क्या बना सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कार्बन और एक कार्बन यहाँ पर, ठीक है। अभी हो सकता है 1 2 3 4, अब इसका नाम अलग हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो हम 3 कार्बन की आइसोमर बना सकते हैं। क्लियर, 3 कीटोन के आइसोमर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आइसोमर्स पता भी है आपको होते क्या है, बना दिए बस मैंने, ठीक है। तो ये होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अभी 3 स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए थे ना, बट फॉर्मूला तो तीनों का क्या था, जो उसने दिया था हमें, क्या दिया था, C5H10O, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम रहता है बट अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं को हम आइसोमर्स कहते हैं। और इसके 3 आइसोमर बने थे, ठीक है। आइसोमर कैसे बनाते हैं हम लोग, कितने अलग अलग स्ट्रक्चर हम से बन सकते हैं, हम ट्राई करते हैं उन्हें बनाने की। तो इस वाले फॉर्मूले से 3 स्ट्रक्चर बने थे तो उसके 3 आइसोमर्स थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इथेनॉल C2H5OH is heated with alkaline potassium permanganate to give a compound X। सबसे पहले ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। इसको अगर मैं बनाऊं, ये है C2H5OH, इट इज दिस कंपाउंड, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है एसिड में। ये वाला जो कार्बन है ये सेम रहेगा, ये वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू COOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COOH, इट इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एटम विल कंपाउंड X कंटेन, 2 कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम नहीं बढ़ते इसमें, ये याद रखना, कभी कार्बन एटम को बढ़ा दो तो जो ग्रुप वाला कार्बन है वही COH में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंड X इज नाउ रिएक्टेड विद इथेनॉल। अब इसने इथेनॉल के साथ रिएक्शन की, मतलब CH3COOH की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएगी तो क्या बनेगा, ये होती है एस्टेरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एस्टेरिफिकेशन में। और इसमें क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर बनेगा CH3COO C2H5, ठीक है। यहाँ पर ये बनता है, इट इज एस्टर। क्लियर, यहाँ से हम लोगों को क्या लेना है, CH3COO, इस वाले से लेना है C2H5 और इन दोनों को जोड़ देना है तो बन जाएगा एस्टर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। Name the type of compound formed in the above reaction with respect to functional group it contains. It is ethane ester. क्या बना है ये, एस्टर बना है। State one characteristic property of compound of the type of compound Y। ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये अच्छी स्मेल वाला होता है, इसमें से खुशबू आती है, प्लीजेंट स्मेल आती है, तो हम इसको फ्रेगरेंस के लिए यूज करते हैं परफ्यूम्स में, या फिर हम इसको फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, मतलब खुशबू के लिए खानों में भी यूज़ करते हैं हम इसको। एक्चुअल में फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए, खुशबू के लिए, खाने में, इस सब चीज़ों के लिए हम इसको। स्टेट वन यूज ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो यही यूज है, अभी बता दिया है मैंने आपको। चलिए, कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए बता दिया उसने आइसोमर्स। इन द केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड इन द मॉलिक्यूल फॉर इट टू हैव अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। Draw the structural isomer for a saturated hydrocarbon having the minimum number of carbon atom mentioned in it। देखिए सबसे पहले हमें कोई भी आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं। तो कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 4 कार्बन्स, क्योंकि 3 कार्बन का कभी भी आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों, 3 कार्बन को हम क्या ही अरेंज करेंगे, इसके अलावा किसी और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नहीं। तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं, तभी हम कुछ अरेंजमेंट कर पाते हैं। देखिए, एक तो हम इसको स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, दूसरा
ये बना सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप से हम इसकी चेन बना सकते हैं जब हमारे पास 4 कार्बन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एक्स हैविंग अ जनरल फॉर्मूला CnH2n, इट इज एल्कीन, सॉरी एल्काइन, इट इज एल्काइन, is hydrogenated in the presence of a catalyst. State the number of moles of hydrogen required to completely saturate 1 mole of compound X. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एल्काइन को, मानिए ये इथाइन है, इसको सैचुरेट करने के लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत है, तो ये बना लेगा सिंगल बॉन्ड। क्लियर? द हाइड्रोकार्बन X कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड स्टेट द नंबर ऑफ टाइप ऑफ अदर कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक सिंगल बॉन्ड उसने बताया है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बिलो आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 4 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? ये है कीटोन, ये है अल्कोहल, इट इज एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगेन अल्कोहल। क्वेश्चन है टू ऑफ दीज कंपाउंड आर मोर लाइकली टू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई दीज टू कंपाउंड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए ये कीटोन है P और ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। It is aldehyde, it is not alcohol. It is aldehyde, ठीक है, ये aldehyde है। तो aldehyde क्या होता है? CHO ग्रुप होता है ना, it is aldehyde, ठीक है। It is methanol. What is this? It is methanol. It is aldehyde. चलिए आगे देखते हैं, तो कौन से कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होगी? ये कीटोन की प्रॉपर्टी और मिथेनॉल की प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो दोनों के पास क्या होता है, इसके पास भी CO फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके पास भी COH फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम होती हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज कंपाउंड आर लाइकली टू हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। किसी का बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। तो मॉलिक्यूलर मास किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो कार्बन चेन है वो कितनी छोटी और कितनी बड़ी है। तो नो, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कार्बन चेन, या फिर सरफेस एरिया लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग एन अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड result in the dehydration of alcohol to give the alkene as shown by the reaction of ethanol to give ethene. Parmila heated to butanol. अब उसने इसको हीट किया है, मतलब उसने कहा है अगर हम इसको हीट करते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, मतलब H2O रिमूव हो जाता है। अगर उसने इसको हीट किया है तो क्या मिलेगा? पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताइए। अगर वो इसको हीट करेगी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो यहाँ से वाटर निकलना चाहिए, और जब यहाँ से वाटर रिलीज होता है तो जो OH है यहाँ से OH रिलीज होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा। एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और OH रिलीज हुआ है तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। प्लस अब की बार यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, इस बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे? 2 कंपाउंड बनेंगे। ये बनेगा ब्यूट 1ene और ये क्या बनेगा? इट इज ब्यूट 2ene। तो 2 कंपाउंड हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल प्रोपेनोएट इज अ कलरलेस कंपाउंड, ये with a pineapple like smell present naturally in some fruit such as kiwi, strawberry. Formula of ethyl propanoate is given below. Write the name of carboxylic acid and alcohol. अच्छा, हमें बताना है ये किससे बना है। अभी मैंने पीछे एक रिएक्शन बताई थी,
वहाँ से हमें क्या, हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम, ये है एसिड और ये है अल्कोहल, तो यहाँ पर बनता है CH3 CH2 COOH प्लस C2 CH3 CH2 और OH। इन कंपाउंड से मिलके बना है, बहुत इजी होता है, एक साइड पे H ऐड कर दीजिए, एक साइड पे OH ऐड कर दीजिए, और इन दोनों प्रोडक्ट से ये बनता है, ठीक है। पार्ट बी, अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल व्हाट शुड बी डन टू फॉर्म दिस कंपाउंड। फिर हमें क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल व्हाट शुड बी डन टू फॉर्म दिस कंपाउंड। तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन शो करता है ना, अभी हमने देखा था क्या शो करता है, डिहाइड्रेशन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या बनाने में हेल्प करता है ये, एस्टर की फॉर्मेशन में। एन एल्केन हैज 11 कार्बन एटम अरेंज्ड विद इन रिंग स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसी रोट द नेम्स ऑफ 4 कंपाउंड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव होमोलोगस सीरीज। जैसे अल्कोहल का मीथेनॉल, मीथेनल, मीथेनॉन और मीथेनोइक एसिड, विच नेम हैज शी रिटन इनकरेक्टली। देखो मीथेनॉल हम लिख सकते हैं CH3OH, मीथेनल लिख सकते हैं कैसे, CHO होता है ये मीथेनल प्लस ये होता है मीथेनल। इसको बना के देखिए कैसे बनेगा ये, देखिए C डबल बॉन्ड OH, कितने का हाइड्रोजन कम है यहाँ पर, बस एक, ठीक है, तो बनेगा HCOH, HCHO, ठीक है, दिस इज मीथेनल। नेक्स्ट मीथेनॉन, मीथेनॉन क्या होता है, मीथेनॉन होता है COOH, मीथेनॉन है ना, CH3 नहीं होगा, सिर्फ COOH होगा, तो यहाँ पर होगा COOH और H, ठीक है, ये हो गया मीथेनॉन। तो मीथेनोइक एसिड नहीं लिख पाएंगे हम लोग, क्यों नहीं लिख पाएंगे मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जो कीटोन होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके इधर भी कार्बन ऐड होना चाहिए, इधर भी कार्बन ऐड होना चाहिए, तो मिनिमम हमें प्रोपेनोइक एसिड हम लिख सकते हैं, मीथेनोइक एसिड नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर है मीथेनोइक एसिड, ठीक है। व्हाट नेम शुड शी हैव रिटन इंस्टेड, इसको लिखना चाहिए था प्रोपेनोइक एसिड, क्या लिखना चाहिए था इसको, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। Organic compound belonging to different homologous series can be isomer, for example propanol and propanone are isomer. Can alkane and alcohol be isomer, why or why not? Yes, they can be isomer, yes, but कब होगा आइसोमर, आइसोमर सिर्फ जब हो सकते हैं जब एल्केन और अल्कोहल, तब आइसोमर हो सकते हैं जब अल्कोहल जो है वो हमें इवन नंबर में ना मिलके ओड नंबर में मिलते हैं उसके हाइड्रोजन्स, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं होता, कब, जब अल्कोहल कब बनता है, एल्केन के साथ अल्कोहल बनता है, एल्कीन के साथ अल्कोहल या एल्कीन या एल्काइन के साथ बनेगा तो हमें ओड नंबर में हाइड्रोजन मिल सकते हैं, बट एल्केन के साथ जब बनता है तब नहीं मिल सकते। तो कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ व्हेन, जब अल्कोहल के पास इवन नंबर ना होकर ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, ठीक है। Okay, question number 16, organic compound belong to different homologous series can be isomers, for example propanol and propanone are isomers. Can an alkane and alcohol be isomer, why or why not? Yes, it can be isomer, but when, जब अल्कोहल के पास ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कब होते हैं ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जब वो एल्कीन और एल्काइन के साथ क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, तब, सिर्फ और सिर्फ तब ये आइसोमर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, homemade vinegar is produced from wine, the wine is taken in a clean glass jar and shaken well to aerate it. Some water is added to the jar and then it kept undisturbed in a dark place at room temperature to undergo fermentation. 3 to 4 weeks vinegar would be ready to use. Name the functional group of main organic compound present in wine and vinegar. Wine क्या होती है, wine होती है alcohol, it is C2H5OH, और vinegar होता है CH3COOH. Based on the atom getting added removed when wine is converted to vinegar, name the type of reaction that happen. अभी हमने पढ़ा था C2H5
OH के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, और क्या बनाता है ये, CH3COOH बनाएगा, ठीक है। नेम एनी केमिकल रिएजेंट दैट वुड बी यूज्ड टू द सेम रिएक्शन इफ इट इज कैरिड आउट इन द लैबोरेटरी। देखिए हमने क्या देखा था अभी, ये वाले रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, और ये क्या होता है, सॉरी इट इज नॉट, तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, हम लोग यूज करते हैं एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, हम लोग यूज करते हैं, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन KMnO4 हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एल्कलाइन KMnO4 हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम ईथीन व्हेन ईथीन इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड मॉडरेटली हाई टेम्परेचर ethene molecule react with each other to form larger molecule 100 of times bigger forming the plastic, which property of carbon atom is instrumental in the formation of polyethylene। बताइए, of course कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन होता है जब कार्बन एक दूसरे से मिलकर एक बहुत लंबी चेन बनाते हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी हेल्प करती है पॉलीथीन के फॉर्मेशन में, क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और फॉलो करिए स्कॉलर स्टडी अड्डा को। थैंक यू सो मच।